आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिटी का टॉपिक है शेड्यूल। अनुसूचियाँ हमारे भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में कितनी शेड्यूल है और जब मूल रूप से हमारा जब संविधान बना था तब मूल रूप से कितनी शेड्यूल थी और आज कितनी शेड्यूल है। शेड्यूल एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में कितने शेड्यूल हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और मूल रूप से कितनी थी और फिर हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, हमें उनको क्यों बढ़ाया गया। इन सभी की जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। डिटेल आपकी सभी शेड्यूल 12 की 12 शेड्यूल मैं आज इस वीडियो में पढ़ाऊँगी। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो कैसे आप सभी, होप सो सभी बढ़िया होंगे। दिस साइड मोनिका और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC एस्पिरेंट्स में। तो सबसे पहली बात तो हमारी यही आती है कि अनुसूची यानी कि शेड्यूल होती क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या काम है। भारतीय संविधान में कुछ विषयों को विस्तार मतलब एक्सप्लेन किया गया है, समझाने और व्यवस्थित एक सिस्टमेटिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग सूचियाँ लिस्ट दी गई है जिन्हें शेड्यूल्स कहा जाता है। मूल संविधान में, मूल संविधान मतलब जब जब हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। बना कब था? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हो गया था? 26 जनवरी 1950 को। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, 8 शेड्यूल्स थी। लेकिन समय के साथ संविधान में संशोधन, अमेंडमेंट किए गए, 4 नई अनुसूचियाँ जोड़ी गई, जो आज भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी है? 12। यानी कि अगर आपके पास सीधा क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ कितनी हैं, संविधान में अनुसूची कितनी है, तो आपका आंसर होगा 12। लेकिन अगर पूछे भारतीय मूल संविधान यानी कि ओरिजिनल जब बना था तब कितनी थी, तो क्या आंसर होगा? 8। क्वेश्चंस को पढ़ के ही टिक करना है। क्वेश्चन इजी होते हैं, कई बार बिना पढ़े टिक कर देते हैं, कई बार 12 दिमाग में होता है कि 12 है और कई बार दिमाग में होता है कि 8 है। लेकिन आपको दोनों को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़कर आंसर टिक करना है, क्योंकि ऑप्शंस में 12 भी मिलेंगे और 8 भी मिलेंगे। तो अब हम इनको 1 बाय 1 सभी अनुसूचियों को पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन इजी टॉपिक है, कोई ज़्यादा ये नहीं है कि आपको याद नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार भी अच्छे से यहाँ वीडियो में पढ़ लिया और उसके बाद अपनी बुक से अगर आपने इसको पढ़ लिया तो मैं ये गारंटी देती हूँ कि इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं ऐसा होगा कि आप अटैम्प्ट ना कर पाओ। हर क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करोगे, ईजिली अटैम्प्ट करोगे। सेकंड, आपको बहुत ही ईजिएस्ट वे में समझा दूंगी कि जिससे आपको, जब ये वीडियो अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, मन लगाकर अगर इस वीडियो को देखोगे, तो इस वीडियो के एंड में ही आपको 70 to 80% शेड्यूल्स याद हो जाएंगी कि इस शेड्यूल में ये है, ठीक है। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने शेड्यूल्स पर। प्रथम अनुसूची, पहली अनुसूची, अनुच्छेद 1 और 4। पहली बात तो ये 1 और 4 के बारे में बाद में बताती हूँ, पहले देखो विषय। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनके क्षेत्र, यानी कि मेन रूप से फर्स्ट अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? स्टेट एंड यूटी के बारे में बताया गया है। यानी कि स्टेट एंड यूटी मिलकर क्या बनता है? भारत। क्या बनता है? भारत, हमारा देश बनता है। तो पहली जो अनुसूची है उसमें क्या बताया गया है? भारतीय संघ के घटक राज्य, यानी कि 20 जितने भी हमारे स्टेट है, 28 स्टेट्स और यूटी, उन सभी के बारे में अगर पूछे कि किसमें वर्णन किया गया है तो किसमें किया गया? फर्स्ट शेड्यूल में। तो आप इसको तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? अपने भारत देश की बात करेंगे। तो जब भी हम अपनी कॉपी का फर्स्ट पेज खोलते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं? अपना इंट्रो देते हैं, अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, मैं इस चीज़ की, ये मेरी इस सब्जेक्ट की कॉपी है। सेम यहाँ है, आपकी फर्स्ट शेड्यूल है, दैट मीन्स आपके देश के बारे में पता होगा। आप पहला पेज खोलोगे तो आपको उस पहले पेज में, उस फर्स्ट अनुसूची में लिखा होगा कि भारत, और भारत देश में क्या है? भारत कोई जगह नहीं है। अगर कोई आपसे बोले कि आप भारत में हो, तो भारत एक पर्टिकुलर जगह नहीं है। भारत क्या है? भारत संघ है, राज्य और यूटी का मिलकर, स्टेट और यूटी मिलकर ही तो भारत देश बना हुआ है ना। तो सेम है। तो भारत के बारे में बताया गया है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने यूटी है। इन सब को किस में एक्सप्लेन किया गया है? फर्स्ट अनुसूची, यानी कि फर्स्ट पेज पर। आप अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पर उसका इंट्रो लिखते हो ना, सेम यही काम हमारी फर्स्ट शेड्यूल में
है। आर्टिकल 1 और 4 भी यही जानकारी देता है कि भारत क्या है और भारत किससे मिलकर बना है। ठीक है, इसलिए आर्टिकल 1 और 4 एक बार रिवीजन के तौर पर मैंने यहाँ पर लिख दिया था। याद रखने के लिए प्रथम स्टेट प्लस यूटी, यानी कि सेम है, आप अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पर अपना इंट्रो लिखते हो, ऐसे ही जब हमारी शेड्यूल आई तो उसका फर्स्ट जो अनुसूची थी, फर्स्ट जो शेड्यूल है उसमें हमने आप उसका इंट्रो लिखा है। तो फर्स्ट शेड्यूल जो है वो क्या है, इंट्रो। और इंट्रो में क्या है, हम अपने इंडिया के बारे में लिखेंगे। और इंडिया किससे मिलकर बना है, स्टेट और यूटी से मिलकर हमारा इंडिया बना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये मैंने थोड़ा थोड़ा ना इसलिए लिख लिया था कि आपको एकदम से खाली स्क्रीन ना दिखाई दे, क्योंकि मैं बाय फेस तो मैं पढ़ाती नहीं हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा वो लगता है कि आपको भी थोड़ा बहुत पढ़ने को मिल जाए। सिर्फ आवाज़ सुनना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मुझे पता है बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी मेरे पास इतने जो संसाधन है वो अवेलेबल नहीं है कि मैं बाय फेस आकर पढ़ाऊँ। तो लेकिन जितने भी मेरे पास है मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनमें अपना द बेस्ट दूँ। होप सो आपको सबको अच्छे से समझ में आएगा। तो सेकंड शेड्यूल जो दूसरी अनुसूची है, उसमें जो सेकंड अनुसूची है इसमें भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, संसद, विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी, न्यायाधीश, ठीक है, और कैग आदि के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार इसमें दिए गए हैं। क्या दिया गया है, वेतन, सीधा याद रख लो, वेतन। क्या दिया गया है, वेतन। दूसरी अनुसूची में किसके बारे में बात की गई है, वेतन। वेतन में क्या मिलता है आपको, पैसा। देखो याद करने के लिए बता रही हूँ, कोई गलत तरीके मतलब 2 नंबर का क्या मिलता है आपको, 2 नंबर के क्या कमाते हो, पैसे। तो दो से क्या याद करोगे, पैसा। पैसा कब मिलता है, वेतन, सैलरी में पैसा ही मिलता है ना, तो ऐसे याद करोगे। इसमें ये नाम याद कर, एक बार दिमाग से निकाल लेना, क्या कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के स्पीकर, ठीक है, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष आ गया, स्पीकर, राज्यसभा के भी सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी इसमें आ जाएंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश लिखा हुआ है ना इसमें, कैग आदि के वेतन भत्ते और उनके अधिकार। ठीक है, और वेतन, भत्ते और पेंशन। पेंशन के बारे में अगर पूछे, अगर आपको घुमाना चाहेगा ना तो वो वेतन छोड़कर पेंशन लिख देगा, फिर आप सोचोगे यार पेंशन तो उसमें नहीं था। वेतन, भत्ते, भत्ते समझते हो, एक तो होती है बेसिक सैलरी, उसके बाद आपको कुछ भत्ते मिलते हैं कि मेडिकल अलाउंस मिल गया, ठीक है, ये एचआरए मिलता है, ये भत्ते होते हैं, डियरनेस अलाउंस मिलता है, ये भत्ते होते हैं। तो पेंशन, वेतन, भत्ते और पेंशन इसी में मिलते हैं। इसमें पीएम सीएम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, ऐसा कोई नाम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से रिलेटेड शब्द इसमें नहीं जोड़े गए हैं। ठीक है, तो 2 नंबर से क्या याद करोगे, पैसा। पैसा मतलब वेतन, भत्ते और पेंशन। किनकी, बड़े बड़े लोगों की। बड़े बड़े लोग कौन है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। राष्ट्रपति हुआ, हमारे सबसे देश का बड़ा आदमी कौन है, राष्ट्रपति। हमारे स्टेट का बड़ा कौन है, राज्यपाल। ऐसे ही लोकसभा में कौन बड़ा है, अध्यक्ष, उसके बाद उपाध्यक्ष। राज्यसभा में कौन बड़ा है, अध्यक्ष, उसके बाद उसका सभापति बोलते हैं राज्यसभा में, सभापति और उपसभापति। ऐसे ही विधान परिषद के आपके सभापति, उपसभापति। और हमारे देश की जो न्यायपालिका है उसका सबसे बड़ा कौन है, उसके न्यायाधीश। उसके बाद आती है हमारी कैग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो उनकी सबकी वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में 2 में शेड्यूल सेकंड में जिक्र किया गया। नेक्स्ट शेड्यूल पर चलते हैं। अगर आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगी। जब आप पढ़ के बंद करोगे ना, मैं गारंटी लेती हूँ 12 में से 10 तो आप उसी टाइम लिख दोगे कॉपी में कि ये मुझे याद हो गई है। तीसरी अनुसूची, विभिन्न संवैधानिक पदों के शपथ प्रतिज्ञान के प्रारूप। देखो संवैधानिक पद क्या होते हैं, जो संविधान में लिखे हुए हैं, यानी कि संवैधानिक पद। संवैधानिक मतलब मंत्री, हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस या जस्टिस की जो शपथ होती है, एक शपथ लेते हैं ना कि मैं अपने मंत्री पद की शपथ लेता हूँ कि मैं इस अपने पद पर पूर्ण रूप से ईमानदारी से कार्य करूँगा। ये सभी जो शपथ होती है, इसका वर्णन तीसरी अनुसूची में किया गया है। तीसरी कितने वर्ड है, 3। शपथ में भी कितने वर्ड हैं, 3। शपथ कितने वर्ड हैं, 3। तीसरी अनुसूची है, 3 ही वर्ड है। तीसरी में क्या है, शपथ। भाई जब पैसे लोगे ना तो शपथ तो देनी पड़ेगी। जब आप सैलरी लेते हो ना तो क्या आपको शपथ लेनी पड़ेगी। जब आप हरियाणा पुलिस में लगोगे ना तो पहले आपको क्या सैलरी मिल जाएगी, फिर आपसे जब पासिंग आउट होगी तो आपसे शपथ दिलवाई जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरी में क्या है, शपथ है। और किन किन की शपथ है, बड़े बड़े संवैधानिक
पदों की शपथ है। उसके बाद संवैधानिक पद पर क्या कौन कौन आते हैं? मंत्री, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इनके द्वारा है। लेकिन इसमें एक बात याद रखना, इसमें ये मैंने लिखा नहीं, सॉरी, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति है, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और राज्यपाल की शपथ का वर्णन नहीं है। राज्यपाल की शपथ का वर्णन नहीं है। अगर पूछ ले कि राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्यपाल की शपथ क्या शेड्यूल 3 में है, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि इनकी शपथ, इनके जब आर्टिकल आएंगे, जब हम राष्ट्रपति को पढ़ाते हैं तो उसी में आर्टिकल में वर्णित है। जब मैं आपको राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ाऊंगी तो उसमें आएगा कि राष्ट्रपति इस आर्टिकल के तहत शपथ ग्रहण करता है, ठीक है। तो इनकी शपथ जो है वो शेड्यूल 3 में नहीं है, ठीक है। 3 वर्ड है, तीसरी है, 3 वर्ड है, स प त शपथ। पहली, सबसे पहला इंट्रो देंगे हम भारत का। दूसरी, 2 नंबर का क्या आता है? पैसा, यानी कि वेतन, भत्ते और पेंशन। और थर्ड में है 3 वर्ड है, शपथ। नेक्स्ट पर चलते हैं, चतुर्थ अनुसूची। आर्टिकल 4 और 80 में भी इसका जिक्र किया गया है। राज्यसभा में राज्य, संघ, राज्य क्षेत्रों की सीटों का आवंटन। देखो, जहाँ 4 लोग बैठ जाते हैं ना, वहाँ सभा बन जाती है। जहाँ 4 लोग बैठ जाते हैं वहाँ सभा बन जाती है। तो 4 से याद करना, सभा। कौन सी सभा? राज्य की सभा। तो क्या हुआ? राज्यसभा। जहाँ 4 लोग बैठ जाते हैं वहाँ सभा बन जाती है, इसलिए इसमें राज्य, संघ, राज्य क्षेत्रों की सीटों का आवंटन। देखो, राज्यसभा में अगर कोई बंदा बैठ गया ना, तो उसको ऐसे ही नहीं बैठाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनकी इच्छा हुई हरियाणा के 20 आदमी ले लिए, पंजाब के 10 ले लिए और यूपी के 15 ले लिए, ऐसा नहीं होगा। राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो एक तरीके से होता है, वो एक तरीके से होता है। उस तरीके का वर्णन किस में किया गया है? शेड्यूल 4 में। शेड्यूल 4 में इसका वर्णन किया गया है, चौथी में। तो 4 लोगों की क्या होती है? सभा बैठती है। और कौन से? राज्यसभा में राज्य और संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से स्टेट से और कौन से यूटी से कितने लोग राज्यसभा में बैठेंगे, उनकी सीटों का आवंटन, कितनी कितनी सीटें किन किन को मिलेगी, कौन कौन से स्टेट्स को कितनी कितनी सीटें मिलेगी, इन सभी का वर्णन किस में है? शेड्यूल 4 में। तो 4 से सभा, 4 लोगों की क्या बैठती है? सभा। कौन सी सभा है? आप छोटी मोटी बात नहीं करोगे, आप राज्य की सभा की बात कर रहे हो, तो कौन सी है? राज्यसभा। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, आवंटन, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, पंचम यानी कि 5वीं अनुसूची, 5वीं शेड्यूल। अनुच्छेद 244 में भी इसका जिक्र है। आप इसको याद कर सकते हो, मैंने सिर्फ जिन्होंने याद कर रखे उनका रिवीजन हो जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन एवं नियंत्रण। सीधी बात है, अनुसूचित क्षेत्र यानी कि एससी और एसटी का प्रशासन की उनके और उनका नियंत्रण, इन सब के बारे में 5वीं अनुसूची में बताया गया। देखो, 5 की जो शेप है ना वो एस जैसी लग रही है, तो इसमें एससी और एसटी जो मेन 2 अनुसूचियां हैं, जो जातियां हैं, उनके बारे में, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, कि उन पर किस तरीके से प्रशासन किया जाएगा, उनके क्या रूल्स बनाए जाएंगे, कंट्रोल किया जाएगा उनको, उन सब के बारे में शेड्यूल 5 में वर्णन किया गया है। 5 की कैसी शेप है? एस जैसी है, तो एससी और एसटी दोनों का जिक्र शेड्यूल 5 में किया जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, छठी अनुसूची। अनुच्छेद 244 और 275 में इसका वर्णन किया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। देखो, जनजाति क्या है? एसटी। तो एसटी के बारे में तो हम कहाँ पढ़ के आए? शेड्यूल 5 में, लेकिन यहाँ पर स्पेशल दे दिया, वो पूरे भारत के एससी एसटी आ गए थे इसमें, पूरे भारत के एससी एसटी के प्रशासन और नियंत्रण का काम था। लेकिन यहाँ पर किसका? सिर्फ 4 स्टेट्स दे दिए हैं इन्होंने, 4 स्टेट दे दिए हैं। उन 4 स्टेट में, वो 4 स्टेट कौन सी हैं आपको बिल्कुल याद करने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है आपसे 4 स्टेट में से 3 दे दे और पूछे इनमें से कौन सा नहीं है, या 3 दे दे पूछ ले उपरोक्त सभी, तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। ये स्टेट्स है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे याद कर सकते हो, मैंने याद किया था AMTM। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। देखो, मेघालय याद, असम के साथ मेघालय याद हो रहा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको मणिपुर नहीं पढ़ना है, मिजोरम। देखो, मिजोरम में लिखा है, मिजोरम क्या कर लेगा? जोर ज़बरदस्ती करेगा। मिजोरम जोर ज़बरदस्ती करके
आ जाएगा। या ऐसे कर याद करना है, मिजोरम जोर ज़बरदस्ती करके मेघ बरसाएगा। तो याद करना है आपको कौन कौन से स्टेट आएंगे, 4 स्टेट आएंगे, AM TM। असम, मिजोरम याद कर लो, त्रिपुरा और मेघालय। असम, मिजोरम तो जोर ज़बरदस्ती करके आ गया, क्या बरसाएगा, मेघ, जोर ज़बरदस्ती से बादल को बरसाएगा, मेघ को बरसाएगा। तो AM TM आप अपने तरीके से याद कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं आप मेरे वाले तरीके से याद करो, जिससे आपको ईजिएस्ट वे में याद हो जाए आप उस तरीके से याद करो। मैंने तो AM TM याद किया था, मुझे मेघालय याद रहता था, मिजोरम में थोड़ी दिक्कत आती थी, तो मैंने याद कर लिया था कि मिजोरम ने क्या की, जोर ज़बरदस्ती की और मणिपुर को नहीं आने दिया। और अब एक बार याद हो जाता है फिर उसके बाद परमानेंट याद हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन याद आ रहा है, नेक्स्ट शेड्यूल पर सप्तम अनुसूची, 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच, देखो जब भी हम घर पे भी होते हैं ना, तो उसमें भी क्या होता है, काम का बंटवारा होता है। तो हमारे देश में 2 चीज़ें हैं, क्या है, एक सेंटर में सरकार है और एक स्टेट्स की सरकार है। जो सेंटर और जो स्टेट है उन दोनों ही सरकारों के बीच में ना काम का बंटवारा होता है। ऐसा नहीं है कि सभी रूल, आपको पता होगा कि कुछ रूल्स हमारे CM बनाते हैं और कुछ रूल CM इन द सेंस स्टेट की गवर्नमेंट बनाती है, और PM यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। तो इस तरीके से कौन से विषय पर, कौन से सब्जेक्ट पर कौन बनाएगा, कौन से सब्जेक्ट पर कौन रूल बनाएगा और वो रूल कहाँ एप्लीकेबल होंगे, इन सब के बारे में 7वीं अनुसूची में बताया गया। तो 7वीं अनुसूची में पहले तो उन्होंने सूचियाँ दी कि 3 सूचियाँ हैं। फर्स्ट संघ सूची, जिसको हम सेंटर बोलते हैं, यानी कि दोनों की कॉमन है वैसे, ठीक है। राज्य सूची, सॉरी सेंटर सूची यानी कि केंद्र में जो बनाएगी, राज्य सूची जो अपने स्टेट में बनाएगी, और समवर्ती जो दोनों में बनाएगी, स्टेट में भी और सेंटर में भी, स्टेट में भी और सेंटर में भी। देखो जैसे राज्य सूची मतलब CM यानी कि राज्य सरकार उसके ऊपर अपना कोई रूल बनाएगी, जैसे शिक्षा है, ठीक है। तो शिक्षा पर अपने स्टेट के जो स्कूल है उनमें कोई अच्छा काम करवाने के लिए, उनको अपग्रेड करने के लिए राज्य सूची अपना कोई नियम बना सकती है, अपना कोई रूल बना सकती है, और उसको वो कहाँ लागू होगा, सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट में लागू होगा, वो पूरे देश में लागू नहीं होगा। या कोई वेलफेयर स्कीम है, जैसे कि अभी हमारी गवर्नमेंट ने दिया था, हमारे एग्ज़ाम्स में 5 मार्क्स देते थे, 5 मार्क्स मिलते थे, सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स मिलते थे जॉब में। तो वो क्या थे, जिनके घरों में क्या नहीं है, कोई भी जॉब नहीं है, उन बच्चों को 5 नंबर जॉब में दिए जाते थे, 9 जॉब के नंबर मिलते थे, 5 नंबर। वो क्या थी, सरकार की एक वेलफेयर स्कीम थी, वो पूरे भारत में नहीं मिलती थी, वो हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी और हरियाणा गवर्नमेंट में ही मिलती थी। तो इस तरीके के जो रूल है, जो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, अपनी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, वो राज्य सूची के तहत आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो संघ सूची यानी कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पे लागू होते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ लगाया, कोई रूल बनाया, मान लेते हैं, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल कर दिया। अब राज्य सरकार का मन करे तो उसको लगा ले, ना करे तो ना लगाए, यानी कि संघ सूची। सेंटर में तो लगेगा वो, क्योंकि सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट होगी, जिसने लगाया है वो चलेगा, जिसमें सरकार सेंटर की है, लेकिन राज्य सरकार उसके ऊपर क्या है, बाध्य नहीं है कि उसको लागू करेगी या नहीं करेगी। उसके बाद आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब राज्य और संघ दोनों मिलके। कुछ ऐसे मामले होते हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें समवर्ती सूची, जिनमें जो कि राज्य और संघ दोनों में लागू होते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन पे रूल बनाती है और वो राज्य में भी लागू होंगे और संघ में। जैसे कि PM ने कोई घोषणा की किसी की और वो पूरे देश में लागू होगी, तो वो क्या की, राज्यों में अपने आप एप्लीकेबल होगी। PM ने कह दिया कि पूरे देश में सारी महिलाओं को 2100 रुपये मिलेंगे, तो सरकार को वो लागू करनी पड़ेगी। तो इस तरीके के जो, मतलब ये तो घोषणा बताइए, वैसे मैं पर्टिकुलर, जैसे कि रेलवे है, रेलवे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन ये हर स्टेट से भी रेलवे पास हो रही है, लेकिन क्या है, पूरे देश की है। तो ये किस में आता है, रेलवे समवर्ती सूची में। परिवहन हो गया, इस तरीके के, जैसे हमने हरियाणा रोडवेज है, ये राज्य सूची का अंग है, लेकिन रेलवे किसका है, समवर्ती सूची का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, इनमें कुछ विषय दिए गए हैं, मैं इसके बारे में कोई छोटा शॉर्ट्स बना दूंगी, उसमें देख लेना। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची, अष्टम अनुसूची। विषय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं। संविधान जब मूल रूप से लागू हुआ था
मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ था तो 8 ही शेड्यूल थी, लास्ट शेड्यूल थी ये। और इसमें मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन समय समय पर अमेंडमेंट हुए। 1966 में 21वां संविधान संशोधन हुआ और सिंधी जो लैंग्वेज है उसको भी क्या कर दिया गया? 8वीं अनुसूची में ऐड कर लिया गया। यानी कि अब कितनी हो गई? 15 भाषाएं होगी। उसके बाद 71 71वां संशोधन हुआ। कब हुआ था? 1992 में। पहला वाला कब हुआ था? 1967 में। ये 1992 में। इसमें 3 भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 भाषाओं को संविधान में 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। अब कितनी होगी? 15 और 3 18 भाषाएं। उसके बाद तीसरा अमेंडमेंट 2003 में हुआ, 92वां। देखो पहला 21वां था, फिर 71वां था, इन दोनों को जोड़ते हैं तो भी 92 आता है। 21वां 71वां। उसके बाद 4 मैथिली, संथाली, डोगरी एंड बोडो, 4 भाषाओं को संविधान में 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 18 और 4 कितनी हो गई? 22। अब हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 12 भाषाएं हैं। संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इनकी याद रख लेना कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में। कौन सा था? 21वां। फिर 1992 में। कौन सा था? 71वां। फिर हुआ 2003 में। कौन सा था? 92। इन दोनों का सम। इसमें कितनी भाषा जोड़ी थी? 1 सिंधी। इसमें कितनी जोड़ी थी? 3। और फिर इन दोनों का सम 4। इसमें सिंधी, इसमें देखो कोंकणी, मणिपुरी, नया की तारी, और एक विदेशी भाषा है नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और इसमें 4 कौन सी है? अभी देखो शब्दों के ना उसे टोन से समझो। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ठीक है, ये इस तरीके से जोड़ी। उसके बाद आती है नेक्स्ट 9वीं अनुसूची। इसमें क्या है? ये फर्स्ट संविधान संशोधन है। फर्स्ट संविधान संशोधन देखो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और 51 यानी कि 1 साल बाद ही हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे संविधान में हमें कुछ ऐड करना चाहिए, कुछ संशोधन की ज़रूरत है। तो समय के साथ हमेशा संशोधन जरूरी होते हैं। इसमें संपत्ति के अधिग्रहण, कुछ अधिनियमों और विनियमों को संरक्षण दिया गया। संपत्ति के अधिग्रहण का जो विधि थी उनका उल्लेख किया गया। मतलब मेन रूप से जैसे कि कहीं हम सरकार क्या बना रही है? पुल बना रही है, और गवर्नमेंट जो लोग हैं वो अपनी ज़मीनें नहीं दे रहे। उस टाइम पर जो भारत की हालत थी वहाँ क्या था? कृषि ज़्यादा थी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कम था, तो और लोग अपने आप से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, तो कुछ फेरबदल करना ज़रूरी था। तो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ। 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और क्या किया गया? इसमें कुछ विनियमों का संरक्षण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। 10वीं अनुसूची, दल बदल विरोधी कानून, 52वां। कब हुआ? देखो फिर 1951 के बाद सीधा 1985 में ही संविधान संशोधन हुआ। इसमें दल बदल से संबंधित, दल बदल मतलब कि किसी पार्टी में हैं आप, जीत गए और जीतते ही कहा कि नहीं मैं तो पार्टी, पैसे दे दिए किसी ने अच्छे से और आप दूसरी पार्टी बदल कर चले गए। तो ये सब कुछ चीज़ें हुई इलेक्शंस के दौरान, तो महसूस हुआ कि ये सब चीज़ें गलत है। आप किसी और पार्टी का नाम लेकर जीत रहे हैं और फिर किसी और पार्टी की तरफ आप चले जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 11वीं एक अनुसूची, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली क्वेश्चंस में आती है। 11वीं अनुसूची आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 243 जी, पंचायतों से संबंधित है। पंचायतों से संबंधित 73वां संविधान। देखो एक हुआ था 1951 में पहले वाला, फिर 1985 में, ऐसे ना हर क्वेश्चन हर शेड्यूल के साथ याद करते चलो। दूसरा 1985 में, अब 1992 में। कौन सा संविधान संशोधन है? पहले वाला तो पहला ही था, फिर उसके बाद 52वां था, अब ये 73वां संविधान संशोधन हुआ है। इसमें क्या किया गया कि पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए कुछ उनको विषय दिए गए। तो कितने विषय दिए गए थे? 29 विषय बताए गए कि पंचायत इतने विषयों पर काम करेगी। 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद आती है 12वीं अनुसूची, 243 डब्ल्यू। इसको भी जरूर याद करना है।
तो ये क्या कह रहा है, वो तो था हमारे पंचायत से। अब हमारे शहरों में क्या होती है, नगर निगम और नगर पालिकाएं। नगर निगम और नगर पालिकाएं, देखो हमारे नगर निगम में कम विषय थे और कम विषय है, और हमारे पंचायत में ज़्यादा विषय थे। पंचायत में कितने, 29। ये दोनों साथ साथ ही हुए थे, वो 73वां था और ये 74वां। तो पहले क्या आते हैं गांव, फिर आते हैं शहर। तो गांव में 73वां और शहर में 74वां संविधान संशोधन हुए थे। तो ये तो सभी थी आपकी शेड्यूल, बहुत ही छोटे एकदम ब्रीफ में समझा दिए मैंने। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, मैं आपकी क्वेरी को ज़रूर दूर करूँगी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या दिया गया था, राज्य, भारत देश का इंट्रोडक्शन। दूसरे में क्या दिया गया था, वेतन भत्ते पेंशन। 2 नंबर का पैसा। 3 में क्या दिया गया था, शपथ, किनकी, मंत्रियों की। राज्यसभा में क्या होते हैं, सीटों का बंटवारा, 4 लोग क्या बैठते हैं राज्यसभा में। 5 में SC ST की बारे में बताया गया था। 4 में 4 स्टेट थे, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर नहीं है, क्या है, मिजोरम, जोर जबरदस्ती से घुतासा। 7वें में क्या थी, 3 सूचियाँ थी, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 7वीं अनुसूची। संवर्ती ऐसे याद कर लेना। 8 में कितनी भाषाएं थी, 14। 3 पार्ट्स में तोड़ना, 14, 1, 3 और 4। 14 मूल रूप से थी, एक 1967 में जोड़ी गई, कौन सी, सिंधी। उसके बाद 3 जोड़ी गई, कब, 1900 पहली 67 में, दूसरी 92 में। कौन से पहला 21वां संविधान संशोधन था, उसके बाद 71वां, फिर इन दोनों का सम 92। ये 1967 में, ये 1992 में और ये 2003 में। इसमें एक ही जोड़ी गई थी, सिंधी। इसमें कितनी जोड़ी गई थी, 2, 1, 3। एक थी, 2 तो बिल्कुल सेम सी थी, मणिपुरी और कोंकणी दोनों में नया नया वाले आए, कोंकणी और मणिपुरी। और एक विदेशी भाषा थी, नेपाली। इसमें तो 4 थी, 2 की सेम, संथाली, मैथिली और बोडो और डोगरी। ठीक है, बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है। 9वें कानूनों का संरक्षण के लिए फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में ही कर दिया गया था। दल बदल 1985 में किया गया संविधान संशोधन था, 52वां। पंचायत 1992 में और 73वां संविधान संशोधन था, 73वां। ठीक है, और नगर पालिका पंचायत वाला था है 73, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। 1992 में किया गया था। और नगर पालिका वाला कौन सा था, 74वां, ये भी 1992 में संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, तो रिवीजन भी हो गया है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। टेलीग्राम लिंक बायो में अवेलेबल है, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक्स करें, शेयर करें। आपके एक लाइक, एक शेयर से मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।